कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर एल्यूमिनियम। तो तुमने क्या करा, तुमने एक टेस्ट ट्यूब ली, उसके अंदर केमिकल्स डाले जिनकी रिक्वायरमेंट थी, और फिर तुमने कहा कि इसके अंदर एल्यूमिनियम है। कोई शक? टेस्ट ट्यूब ने कहा नो सर। तो ऐसा ही होता है, जितने भी टेस्ट दे रखे वो सारे के सारे कन्फर्मेटरी टेस्ट थे। तो हमने आइडिया लगा लिया कि भाई जब हमने वो प्रोसीजर फॉलो करी कि जहाँ पे ग्रुप 1 है, ग्रुप 2 है, ग्रुप 3 है, तो वहाँ पे हमें एक शक होता है। ये जो बाद में इंडिविजुअल टेस्ट लिख रखे ये कन्फर्मेटरी टेस्ट है, वेदर इट हैज़ बीन रिटन और नॉट, इट्स ए कन्फर्मेटरी टेस्ट। तो यहाँ पे बेसिकली एल्यूमिनियम के साथ जो टेस्ट है, इनमें एल्यूमिनियम में एक बहुत बढ़िया सी चीज़ है कि हर बार वो वाइट जेलेटिनस सब्सटेंस, वाइट पीपीटी जो जेलेटिनस है वो जनरेट करते हैं। और वो कौन सी चीज़ है? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे चाहे उन्होंने एक्चुअली इसके 3 टेस्ट थे, एक तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ, अमोनिया के साथ, दूसरे का नाम है लेक टेस्ट, तीसरे का नाम है ड्राई टेस्ट। ये है ड्राई टेस्ट। और एक टेस्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी है। तो 3 + 1 टोटल कितने टेस्ट हो गए? 4 कन्फर्मेटरी टेस्ट है। तो पहली टेस्ट में अगर हमने अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्ट ली तो इसने एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की वाइट प्रेसिपिटेट क्रिएट कर दी, जिलेटिनस वाइट प्रेसिपिटेट क्रिएट कर दी। दूसरी जो टेस्ट है ये बेसिकली सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ है। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या, वापस फिर से एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के जिलेटिनस प्रेसिपिटेट क्रिएट हो गए। लेकिन अगर तुमने ज़्यादा बेस यूज करी तब ये नॉर्मल सॉल्ट एक कॉम्प्लेक्स सॉल्युबल सॉल्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। ये कॉम्प्लेक्स है, इट्स सॉल्युबल आल्सो। ये कम से कम 50 बारी तो लोगों ने पढ़ी ही होगी, है ना। कुछ भी नया नहीं है। पी ब्लॉक और डी ब्लॉक और एस ब्लॉक के जो रिएक्शंस तुमने पढ़े थे उन्हें वापस समराइज कर रहे हैं। तब हमने आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चीज़ें पढ़ी थी। अब अपना एक पर्पस है किसी चीज़ को एक पॉइंट के बियॉन्ड एस्टेब्लिश करना कि भाई साहब ये तो एल्यूमिनियम है, इसकी ये गारंटी है, तो इसके बेसिस पे हम सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो जब पी ब्लॉक में पढ़ा था तब इस बात के ऊपर स्ट्रेस नहीं दे रहे थे कि ये सारी चीज़ें किसी चीज़ को कन्फर्म, अप्रूव या डिसअप्रूव कर रही, यहाँ पे अप्रूव कर रही चीज़ें। तो हमने क्या करा, एक्स्ट्रा ले रखी है तो ये चीज़ें खत्म हो गई। अब यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम है। ये सारी चीज़ें अगर हम किसी ऐसे मीडियम के अंदर यूज कर ले, अगर मान लो ये चीज़ें बन गई, ये सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना, लेकिन इट्स ए रिवर्सिबल, ये रिवर्सिबल है। तो रिवर्सिबल होने से इसने क्या प्रॉब्लम क्रिएट करी वो देखो। अगर ये रिवर्सिबल है तो इसने क्या प्रॉब्लम क्रिएट करी, ये रिवर्सिबल है। तो अगर अपने पास कोई भी ऐसी चीज जो OH को कंज्यूम कर सके, अगर ऐसी कोई चीज है जो OH को कंज्यूम कर सके तो रिएक्शन वापस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड क्रिएट कर सकते हैं। जैसे तुमने अमोनियम सॉल्ट ले ली, इसने अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना ली। तुमने क्या करा, तुमने इस वाली केस में क्या करा, H पॉजिटिव ले ली, वापस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बन गई। तुमने कोई एक्सेस ऑफ H पॉजिटिव ले रखी है, वापस ये एल्यूमिनियम सॉल्ट बन जानी है। तो ये चीज़ें यहाँ से यहाँ तक बता रही कि भाई ये तो स्टेबल, मतलब ये एक सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स है बट इट्स नॉट ए वेरी स्टेबल। तो उसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज करी जा सकती है, रिएक्शन को रिवर्स वे में ट्रेस करा जा सकता है। कब? अगर आपके पास ऐसे कोई रिएजेंट हो जो OH नेगेटिव को वहाँ से गायब कर सकते हो। कैसे भाई? OH नेगेटिव है तो इसने किसी न किसी कैटायन के साथ ही जाना है, और वो कैटायन अमोनियम हो सकता है, H पॉजिटिव हो सकती है। अभी जो तीसरा टेस्ट है इसे कहते हैं लेक टेस्ट। तो लेक टेस्ट के अंदर क्या कर रहे हैं, ये एक टेस्ट है एल्यूमिनियम के लिए। इस वाले केस में क्या कर रहे हैं, एल्यूमिनियम क्लोराइड के ऊपर अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाली और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के व्हाइट जेलेटिनस सब्सटेंस क्रिएट हो गई। अब यहाँ पे कहानी में एक ट्विस्ट आती है, और वो ट्विस्ट कुछ इस तरीके से है। तुमने टेस्ट ट्यूब ली, इसके अंदर तुमने एल्यूमिनियम क्लोराइड डाली थी जो बाद में एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बन जानी है। अब ऐसी बात है कि इसके अंदर क्या क्या है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, इसके अंदर अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। तुमने क्या करा, यहाँ पे थोड़ी सी लिटमस डाल दी। क्या डाली? लिटमस। जैसे ही तुमने लिटमस डाली, अब ये पूरा सॉल्यूशन कैसा हो जाना है, ये पूरा सॉल्यूशन कुछ इस तरीके का हो जाना। ये सॉल्यूशन आ गई यहाँ तक, मान लो यहाँ तक पानी भर रखी है। एक पॉइंट के ऊपर ये रेड हो जाना है। क्यों? क्योंकि ये मीडियम बेसिक है। मीडियम बेसिक है तो बेसिक मीडियम में क्या होना है, ब्लू लिटमस टेंड्स टू रेड, ब्लू टू रेड। तो ये चीज़ें रेड हो जानी है। अब क्या करा तुमने, इसी के अंदर HCl डाल दी। जब तुमने इसके अंदर HCl डाली तो ये तुम्हें कुछ इस तरीके का दिखने लगा, बहुत ही खूबसूरत। कैसा? ये पानी का हिस्सा है, मतलब मान लो यहाँ तक पानी है। अब इसके दो अलग अलग कलर बन जाने हैं। नीचे के हिस्से में रेड कलर आ जाना है और ऊपर के हिस्से में ब्लू कलर आ जानी है। तो एक ही सॉल्यूशन के अंदर दो लेयर बन जाने हैं, और इस तरह के जो कलर कॉम्बिनेशन है इसे कहते हैं लेक टेस्ट।
वापस आते हैं टेस्ट के ऊपर। तो यहाँ पे इसने एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाई और इस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को इन्होंने आगे ज़्यादा डिस्कस नहीं करा, तो वो पूरी लेग टेस्ट की कहानी है। इस वाली टेस्ट का नाम है ड्राई टेस्ट, इस वाली टेस्ट का नाम है ड्राई टेस्ट। अब ड्राई टेस्ट में क्या करते हैं वो समझ लो। ड्राई टेस्ट के अंदर क्या करते हैं, हमने क्या करा, सॉल्ट ली और उसे चारकोल के ऊपर रखा, गर्म करा, इसे गर्म करा। अब ये एक मास के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, ये एक मास के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। इसके ऊपर कोबाल्ट नाइट्रेट डाल दी, कोबाल्ट नाइट्रेट डाली, उसे वापस हिट करो, कोबाल्ट नाइट्रेट डाली, उसे फिर से हिट करो। अब इस बार यहाँ पे एक ब्लू कलर सब्सटेंस क्रिएट हो जाना है। अब यहाँ पे एक ब्लू कलर सब्सटेंस क्रिएट हो जाना है, लेकिन तुम्हें इस चीज का ध्यान रखना होगा कि अगर तुमने कोबाल्ट नाइट्रेट, इफ एक्सेस ऑफ कोबाल्ट नाइट्रेट हैज बीन टेकन, तो उस वाली केस में कोबाल्ट के ऑक्साइड बन जाने हैं और ये ब्लैक प्रेसिपिटेट है, ये एक ब्लैक मास है। इस ब्लैक मास का फॉर्मूला है कोबाल्ट CO3O4। तो यहाँ पे ड्रॉप वाइज ही लेने हैं, अगर तुमने एक्स्ट्रा ले ली तो उसने ब्लैक मास क्रिएट करना है इन प्लेस ऑफ ब्लू सॉल्यूशन। तो ये सारी की सारी एल्यूमिनियम की कंफर्मेटरी टेस्ट थी। नेक्स्ट है Fe। अब हमने Fe के कंफर्मेटरी टेस्ट पढ़ने हैं। सो वी कैन से दैट एल्यूमिनियम, प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम कैन बी कंफर्म बाय यूज ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, by the Lick test, by the dry test, and by the reaction of sodium hydroxide. So these 4 confirmatory methods are there to confirm the presence of aluminium 3 positive. Presence of Fe can be detected by either using ammonium hydroxide, ferricyanide, ferrocyanide. This is ferricyanide, this is ferrocyanide, or by thiocyanide. So generally they are going to generate reddish brown precipitate. So if the ammonium hydroxide is there, it is going to generate FeOH whole 3, which is reddish brown, If it is combining with ferricyanide, we know that it is going to generate Prussian blue. This is going to generate Prussian blue. And you should be careful about the formula of the Prussian blue. This is the 4, this is 6, and whole 3 should be written. It should be written 4, it should be written 6, and overall whole 3 should be written. If whole 3 is missing, then it is a wrong representation of Prussian blue. And in the coordination compound, you need to write the IUPAC name of this. So this is the combination of D block element, this is the combination of coordination compound, and this is the part of the salt analysis also. In the case of ferrocyanide, it's a +3 and this is going to be +2. So in the ferrocyanide, this is going to generate Turnbull's blue. So this is the blackest blue. This is something around blackest blue. This type of blue is there. As we read in the qualitative analysis of the GOC, that if the sulfur is there, it is going to generate the red precipitate. If sulfur, carbon and nitrogen, all 3 are there, it is going to generate red precipitate. The same equation has been rewritten here. This is not the new thing, it's a rewritten almost 10 times. Same formula, same concept, no change. इस वाली केस में एक ही बात कितनी बारी है, Fe3 पॉजिटिव, अगर सल्फर भी हो, कार्बन भी हो, नाइट्रोजन भी हो, तो क्या बनना है, आंखें बंद करनी है और ये कहना है रेड प्रेसिपिटेट जनरेट होने हैं। तो मैं इसकी IUPAC नेम भी लिखनी है, कोऑर्डिनेशन नंबर भी लिखना है, इसके ऑक्सीडेशन नंबर वगैरह भी निकालनी है। ये सारी चीज़ें हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से पढ़ी, दूसरे वीडियोज़ के अंदर, इसी सॉल्ट एनालिसिस के अंदर दूसरे वीडियोज़ के अंदर देखी। तो एक ही चीज़ बार बार आ रही, क्योंकि एक सॉल्ट को कन्फर्म करने के 3, 4, 5 तरीके हो सकते हैं और हम वो सारी चीजें वापस एक बारी रिपीट कर रहे हैं। तो रिवीजन मोड है ये अपनी। अगर हमने क्रोमियम के बारे में बातें करी, इतनी बातें हैं Fe के बारे में, अगर क्रोमियम के बारे में बातें करें, नाउ मूव टू द क्रोमियम। क्रोमियम कैन बी डिटेक्टेड बाय NH3, NaOH, lead nitrate, barium chloride. So this type of solutions can detect the presence of chromium 3 positive. In this case it's a chromium 3 positive. तो सबसे पहले क्या है, क्रोमियम की सॉल्ट ली और ये ग्रीन कलर का प्रेसिपिटेट है। क्रोमियम हाइड्रोक्साइड ये ग्रीन कलर प्रेसिपिटेट, ये ग्रीन कलर का प्रेसिपिटेट है।
अगर हमने इसे किसी बेस के साथ रिएक्ट करा, अगर हमने इसे किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करा, ये वापस अमोनिया के साथ तो कर ही सकता है। अगर हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड वगैरह ली तो उसके साथ भी क्रोमियम के हाइड्रोक्साइड जनरेट हो सकते हैं ग्रीन कलर के। ये जो ग्रीन कलर के हाइड्रोक्साइड है इन्हें डिजॉल्व करे जा सकते हैं, इन्हें सॉल्युबल बनाया जा सकता है। और सबसे पहला तरीका है कि हमने Na2CO3 इन प्रेजेंस ऑफ KNO3 ली। इसने सोडियम क्रोमेट क्रिएट करा जो येलो कलर का है। या फिर इसी कंपाउंड को अगर हमने सोडियम पेरोक्साइड के साथ रिएक्ट करा, ये वापस येलो कलर का कंपाउंड क्रिएट कर सकते हैं। ये हमने डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर पढ़ रखी है। या फिर हमने ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट कराई, ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट कराई, तब भी ये डीकलराइज्ड हो सकती है। इट कैन बी डिजॉल्व, it can be dissolved in Na2CO3, it can be dissolved in sodium peroxide, it can be dissolved in bromine water। और हर बार तुम देखोगे कि इन्होंने पहले ये कंपाउंड जनरेट करी NaOBr, NaOBr ने नेसेंट ऑक्सीजन क्रिएट करी और इस नेसेंट ऑक्सीजन ने वापस इसके साथ रिएक्ट करा और क्रिएट करी वापस से येलो कंपाउंड। तो हर बार जो एंड प्रोडक्ट है, इंटेंशनली हमने हर बार सोडियम सॉल्ट लिए और हर बार एक ही प्रोडक्ट बन रहा, हर बार सोडियम सॉल्ट ले रखे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, और हर बार एक ही कंपाउंड जनरेट हो रहे Na2CrO4। और इस वाली केस के अंदर में अगर हमने इस चीज़ को आगे रिकन्फर्म करना है तो इस वाली कंपाउंड को लेड सॉल्ट के साथ, लेड एसीटेट के साथ, दिस इज द लेड एसीटेट के साथ रिएक्ट कराई और इसने लेड क्रोमेट क्रिएट करा, ये भी वापस येलो कलर है। बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराई और इसने वापस येलो कलर प्रेसिपिटेट क्रिएट करा। अब ऑब्वियस सी बात है सारे येलो एक जैसे तो नहीं होते, थोड़ी थोड़ी चेंजेस भी होती है उनके अंदर, लेकिन ये तरीके हैं CR को कंफर्म करने के, ये तरीके हैं CrOH3 को डिजॉल्व करने के, वापस ये दोनों तरीके हैं कंफर्म करने के। इनमें नया क्या है, क्रोमेट हमने पढ़ रखी है, डाइक्रोमेट हमने पढ़ रखी है डी ब्लॉक के अंदर। पी ब्लॉक के अंदर हमने लेड क्रोमेट के बारे में जब पी ब्लॉक के अंदर पूरे डिटेल्स में पढ़ा था कि एक पिगमेंट की तरह काम करता है, येलो पिगमेंट की तरह काम करता है। ये यूजेज है, पेंट के अंदर भी हम इसे यूज करते हैं। पेंट के अंदर क्यों यूज करते हैं, क्योंकि इसकी लार्जर सरफेस एरिया होती है, लार्जर कवरेज एरिया होती है। तो लेड के सॉल्ट हम पेंट के अंदर भी यूज करते हैं और कई बार ये हमें एसिड बेस प्रूफ बनाने के अंदर भी काम आ जाता है। अगर ग्रुप 3 के अंदर कोई प्रेसिपिटेट हमें मिली ही नहीं थी और हम प्रोसीड कर जाते हैं तो आखिर क्या करा होगा, तो जहां पे पहले अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड के सॉल्यूशन थे, अब उसे थोड़ा गर्म करा और H2S गैस पास करे। H2S गैस पास करने के बाद अपने पास दो रास्ते हैं, या तो कुछ हुआ या फिर कुछ भी नहीं हुआ। अगर कुछ हुआ तो ग्रुप 4 के एलिमेंट से, नहीं हुआ तो प्रोसीड करते हैं ग्रुप 5 के रिएजेंट के साथ। लेकिन यहाँ पे चीज़ें हो रखी है, कुछ प्रेसिपिटेट बन जाते हैं। यहाँ पे कमाल की चीज़ ये है कि 4 एलिमेंट हैं जो शक के दायरे में है, जिंक, Mn, Ni और CO, कोबाल्ट। अब इनके सल्फाइड है, सबके अलग अलग रंग है। ज़्यादातर सल्फाइड ब्लैक इन कलर होते हैं, लेकिन जिंक के साथ देखोगे जिंक भी है और कैडमियम भी है। कैडमियम सल्फाइड भी ब्लैक नहीं बल्कि येलो इन द कलर है। बाकी तुम देखोगे MnS के साथ लाइट पिंक है, बाकी दोनों ब्लैक है। अब इन्हें फिल्टर आउट करने के, भाई 4 हो गए, हमें तो इनको सेग्रीगेट करना है, हमें तो इनकी कन्फर्मेटरी टेस्ट करनी है। तो अब क्या करें, तो हमने क्या करा, HCl यूज करी। HCl यूज करी तो इन्होंने प्रेसिपिटेट बना दिए, कोबाल्ट और निकल ने प्रेसिपिटेट बना दिए, जबकि Mn और Cl उसने कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं करा। अब जो ब्लैक प्रेसिपिटेट बन गए हैं, चाहे कोबाल्ट सल्फाइड के हो या निकल सल्फाइड के हो, इन्होंने क्या करा, जब तुमने HCl ऐड करी तो इसने क्या करा, सल्फाइड की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर दी। सल्फाइड की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर दी। कॉमन आयन इफेक्ट का गेम है, कॉमन आयन इफेक्ट का गेम है, कॉमन आयन इफेक्ट का गेम है। सल्फाइड की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो गई, सल्फाइड solubility of sulfide got decreased। तो सल्फाइड की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो गई और वो प्रेसिपिटेट कर जाते हैं। फिर हमने क्या करा, अब हमें उसमें भी देखना है कि भाई इन दोनों में से कौन सा भाई है यहाँ पे। तो क्या करा, एक्वा रेजिया यूज करी। एक्वा रेजिया यूज करी, अगर इसने ब्लैक प्रेसिपिटेट दिया तो कोबाल्ट क्लोराइड है, और अगर इसने येलो प्रेसिपिटेट दी तो निकल का क्लोराइड है। ये निकल क्लोराइड है। अब इसने पानी में तुमने यूज करा, पानी पिंक हो जानी है। इसको तुमने पानी में यूज करा तो पानी ग्रीन हो जानी है। फर्क है, अगर तुमने इसमें पानी डाला तो वो दैट इज गोइंग टू गेट कन्वर्टेड इनटू पिंक कलर, बट इन दिस केस दैट इज गोइंग टू गेट कन्वर्टेड इनटू ग्रीन कलर। अब इस पिंक वाले को वापस रीवेरीफाई करते हैं। तो इसके 2 पार्ट है, एक में अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, साथ के साथ हमने एसिटिक एसिड और KNO3 यूज करा। अगर इसने येलो प्रेसिपिटेट दे दी तो कंफर्म है कि ये कोबाल्ट के कंफर्मेटरी टेस्ट है। दूसरा कंफर्मेटरी टेस्ट क्या है,
ये सारे के सारे कन्फर्मेटरी टेस्ट है। दूसरे पार्ट में हमने क्या करा, अमोनियम CNS यूज करे और अमाइल अल्कोहल के साथ इसने क्या करा, ब्लू कलर के कंपाउंड्स जनरेट कर दिए। तो ये ब्लू कलर और ये येलो कलर ये इस बात को कंफर्म करता है कि कोबाल्ट के सॉल्ट है और बेसिकली कोबाल्ट 2 पॉजिटिव इज देयर। इस वाले केस में हमने क्या करा, जो ग्रीन सॉल्यूशन थी इसे हमने अमोनिकल सिल्वर के साथ यूज करा, ग्लाइकोजाइम के साथ यूज करा और इसने एक रोजी रेड सॉल्यूशन, ये एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बनने वाला भी अगली स्लाइड के अंदर तो मैं इसकी इमेज दिखानी है। तो इसने एक रोजी रेड कलर की सॉल्यूशन क्रिएट कर दी जो निकल 2 पॉजिटिव की कन्फर्मेटरी टेस्ट। तो यहाँ तक तो हमने वो देखा कि जैसे HCl पास करा उसने सल्फाइड की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर दी, तो 2 आयन शक के दायरे में थे, हमने दोनों को सॉर्ट आउट कर ली। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि इसने कुछ भी दिखाया ही नहीं, कई सारे बेशरम लोग होते कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं करते, तो अगर ऐसा हुआ कि इसने कुछ रिस्पॉन्ड ही नहीं करा तब क्या करें, तो आगे बढ़ते भाई इसने एक चीज़ को रिस्पॉन्ड नहीं करा ना, लेकिन अपने पास दूसरे तरीके भी है। तो हमने क्या करा, इसे बॉयल करा ताकि H2S यहाँ से गायब हो जाए, बॉयल करा ताकि H2S गायब हो जाए और H2S गायब होने के बाद ब्रोमीन वाटर और NaOH यूज करें। अब क्या, ब्रोमीन वाटर यूज करते ही जो सल्फाइड जो क्लोराइड है दैट इज गोइंग टू गेट कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड्स। अब ये ऑक्साइड है, ब्लैक ऑक्साइड है MnO2 के, और अगर ये सॉल्युबल है तो इसने जिंक के सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना रखे। MnO2 की जो सॉल्ट है उसको क्या करा, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ गर्म करा PbO2 के साथ, और अगर ये वायलेट रेड कलर की कंपाउंड जनरेट हो जाती है, अगली स्लाइड में इसके इक्वेशंस भी देखने हैं। तो इसने कंफर्म करा कि Mn की कन्फर्मेटरी टेस्ट है। और इस वाली साइड पे ये जो सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स है इसको 2 पार्ट में डिवाइड करा, H2S पास करी, व्हाइट प्रेसिपिटेट जनरेट हो गई जिंक सल्फाइड की, तो Zn की प्रेजेंस प्रूव हो जाती है। लेकिन अगर दूसरा तरीका है कि हमने क्या करा, एसिटिक एसिड ली और फेर्रिसाइनाइड, यहाँ पे हमने फेर्रिसाइनाइड यूज करी और इस वाली साइड पे फेर्रिसाइनाइड यूज करी और इसने अगर व्हाइट प्रेसिपिटेट जनरेट करा तो ये इसने कंफर्म करा कि Zn2 पॉजिटिव इज डिटेक्टेड। कोई शक, उसने कहा नहीं जी कोई शक नहीं है। तो ये ग्रुप 4 की डायग्नोस करने के तरीके, कौन से एलिमेंट शक के दायरे में है, कोबाल्ट 2 पॉजिटिव, Zn2 पॉजिटिव, Mn2 पॉजिटिव, Ni2 पॉजिटिव। तो ये एक सिस्टमेटिक वे है इनको फिल्टर आउट करने का, ये इनकी माइंडसेट है। अगली स्लाइड्स के अंदर हम इन सारे इक्वेशंस के इन सारे एक्सपेरिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग जो इक्वेशंस है उनमें कौन से कलर के प्रेसिपिटेट बन रहे हैं और उनके फॉर्मूले क्या है, इन सारी चीज़ों को देख रहे हैं। तो ग्रुप 4 के अंदर जो कैटायंस हैं उन्हें सेग्रीगेट करने के जो तरीके, तो सबसे पहले जो शक के दायरे में आता है वो Mn है। तो हमने क्या करा, Mn के साथ H2S की रिएक्शन कराई, और इसने यहाँ पे एक पिंक प्रेसिपिटेट क्रिएट करा। तुम्हें बताया था कि जो सल्फाइड्स थे जनरली ब्लैक है मगर उनके एक्सेप्शंस है। जिंक की सल्फाइड व्हाइट है, इसकी सल्फाइड पिंक है, कैडमियम की सल्फाइड येलो कलर की है। तो हमें ये जो एक्सेप्शंस है इन्हें याद रखना है। अब ये जो पार्ट है ना ये आसानी से सॉल्युबल है, ये जो चीज़ें हैं ये आसानी से सॉल्युबल है। किसके अंदर, जो स्ट्रॉन्ग एसिड है उसके अंदर भी, जो वीक एसिड है उसके अंदर भी। तो यहाँ पे इन्होंने सॉल्युबिलिटी बढ़ा दी। ये जो जिंक सल्फाइड इनसॉल्युबल था, नाउ इट बिकम सॉल्युबल। और जो H2S है, अगर H2S बाहर जाती है तो हमने क्या पढ़ा थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, अगर तुमने एंट्रोपी बढ़ा दी किसी चीज़ की तो वो क्या है, उसकी स्पॉन्टेनिटी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे क्या है, जो अपना प्रेसिपिटेट है उसने जनरेट क्या करा, एक गैस जनरेट करा। जब इसने गैस जनरेट करी तो इसने बाय डिफॉल्ट क्या करा, इसने एंट्रोपी इंक्रीज कर दी। अगर एंट्रोपी इंक्रीज करी तो स्पॉन्टेनिटी के बढ़ने के चांसेस पहले भी ज़्यादा है। तो यहाँ पे हम कोई नई सी बात नहीं पढ़ रहे। इनऑर्गेनिक के सारे रिएक्शंस, P ब्लॉक, D ब्लॉक, S ब्लॉक के रिएक्शंस प्लस थर्मोडायनेमिक्स और इक्विलिब्रियम के रूल्स, उनको क्लब कर दो, सॉल्ट एनालिसिस नाम का चैप्टर क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या डिस्कस करी भाई कि MnS प्रेसिपिटेट बन सकता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है नहीं। ये स्ट्रॉन्ग एसिड के अंदर भी डिजॉल्व है और वीक एसिड के अंदर, स्ट्रॉन्ग एसिड बोला कोई भी एसिड ले सकते, वीक एसिड कितना मरा हुआ एसिड, एसिडिक एसिड के साथ भी सॉल्युबल है। अब इसकी दूसरी टेस्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसने व्हाइट प्रेसिपिटेट जनरेट कर दी। ये व्हाइट प्रेसिपिटेट है। इस व्हाइट प्रेसिपिटेट की खासियत क्या है कि अगर तुमने एक्सेस ऑफ NaOH यूज करा तो ये डिजॉल्व नहीं होती। तुम्हें ध्यान होगा कि हमने एल्यूमिनियम के बारे में डिस्कस करा और ऐसे बड़े सारे सॉल्ट होते हैं कि अगर वो बेस के साथ कंबाइन कर रहे हैं और ये बेस स्ट्रॉन्ग हो या वीक हो तो ये एक सॉल्ट प्रेसिपिटेट कर लेते हैं। लेकिन अगर तुमने एक्सेस लिया तो ये यहाँ पे सॉल्युबल हो जाते हैं। क्या लॉजिक पड़ी थी कि जब ये सॉल्ट बना रहे, प्रेसिपिटेट हो रहे तो सिंपल सॉल्ट है, लेकिन जब तुमने एक्सेस सॉल्ट यूज करा, खास करके अमोनियम सॉल्ट, तो ये यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बना रहे। याद है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के अंदर पड़ा था,
क्या पढ़ा था कि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन इज गोइंग टू इंक्रीज द सॉलिबिलिटी। तो वही कॉन्सेप्ट बार बार यहाँ पे यूज कर रही है, लेकिन ये प्रॉब्लम एमएन के साथ नहीं है। तुमने यहाँ पे थोड़ी यूज करी या ज़्यादा यूज करी, ये सॉल्युबल नहीं होने वाला, ठीक है। तो ये तुम्हें एमएन को एल्यूमिनियम के साथ डिस्टिंग्विश करने में हेल्प कर रहा। अब आगे क्या है कि अगर तुमने इसको ऑक्सीजन के साथ गर्म करा तो एक अजीब सी कंपाउंड इसने क्रिएट कर रखी है। ये कंपाउंड इसलिए अजीब सा है क्योंकि यहाँ पे OH ब्रेक नहीं हो रहा। अब के पहले तुमने क्या देखा, OH को अगर हम किसी के साथ रिएक्ट कर रहे तो वो वहाँ पे एक सॉल्ट क्रिएट कर रहा है जिसके अंदर बेसिकली ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो रहा। बेसिकली MnO2 इस तरह के कंपाउंड बनने चाहिए थे एक्सपेक्टेशन से, मगर एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी में तो फर्क होता है, यहाँ भी है। तो इसने उस चीज़ को फंसा के रखा है और यही वो एग्जाम के अंदर पूछते हैं कि क्या करा बच्चा, क्या लिखेगा, MnO2 पहले ही ऑप्शन होगा, वो फंस गया। MnO2 नहीं बना रहे, ये हाइड्रेटेड मैग्नीशियम डाइऑक्साइड बना रहे। ये हाइड्रेटेड इस वाली वजह से कह रहे हैं कि हाइड्रेटेड है। तो यहाँ तो मैं इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि ये सीधा MnO2 नहीं बना रहे। MnO2 पहला ऑप्शन होगा, मगर वो गलत आंसर है। और ये हम लोगों ने वहाँ भी पढ़ रखा है जब हम लोग डी ब्लॉक के बारे में पढ़ रहे थे। होता क्या है कि अगर ये सॉल्ट है अपने पास, मान लो OH नेगेटिव का सॉल्ट है, अगर ये आयोनिक है फिर तो ये आसानी से ब्रेक हो सकता है। लेकिन अगर ये किसी ऐसे सॉल्ट के साथ है जो कोवेलेंट कैरेक्टर क्रिएट कर रहा, तो वहाँ पे इसके ब्रेक होने के चांसेस कम हो जाते हैं। अब यहाँ पे क्या तकलीफ है, Mn जो है उसके पास D5 कॉन्फ़िगरेशन है, वो आयनिक कंपाउंड बनाए, इसके चांसेस ऐसे भी कम है। और एक मिथ क्या है कि डी ब्लॉक एलिमेंट आयनिक कंपाउंड बनाते, बिल्कुल नहीं बनाते, वो कोवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं विद द हायर आयनिक कैरेक्टर, ठीक है। उनमें से कोई भी आयनिक कंपाउंड नहीं बनाता जैसे सोडियम क्लोराइड है। तो इस बात का ध्यान रखना, D5 के पहले तो फिर भी आयनिक कंपाउंड बना सकते हैं, D5 एंड ऑनवर्ड आयनिक कंपाउंड बिल्कुल भी नहीं बन सकते। हाँ, वो कंपाउंड्स हो सकते हैं जिनके अंदर थोड़ी बहुत आयनिक कैरेक्टर हो सकती है। तो यहाँ पे भी वही गेम, वही जो कॉन्सेप्ट है वो काम कर रहा। लेकिन अगर हमने इस वाली हाइड्रोक्साइड को ब्रोमीन वाटर के साथ इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम करी, तो यहाँ पे देखो जो तुम एक्सपेक्ट कर रहे थे इस जगह पे वो यहाँ पे आ रही। क्या फर्क है भाई, यहाँ पे ये स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दिस वन इज द स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर हमने वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करी तो ये मामला बनते हैं, स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करी तो ये मामला बनते हैं। और अगर हमने इसको वापस लेड के साथ, लेड एसीटेट के साथ रिएक्ट करा, अगर हमने इसे लेड के साथ कंबाइन करने की कोशिश करी, तो यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात जनरेट होती है। ये जो एसिड है, इस एसिड का नाम क्या हो सकता है, बता सकते? इस एसिड का नाम बता सकते हो? इसने एक एसिड जनरेट करी, क्या नाम हो सकते? अगर मान लो हमने इसकी एसिड बनाई तो क्या बन सकते? MnO4। क्या नाम होगा भाई, क्या नाम हो सकता है? और हमने क्या पढ़ रखा है, K2 KMnO4 पढ़ रखा है ना। तो KMnO4 में क्या लिखते? पोटेशियम परमैग्नेट। अब क्या लिखेंगे इसे, परमैग्नेटिक एसिड। फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे पोटेशियम की जगह हाइड्रोजन है। तो तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है कि ये एक एसिड भी जनरेट करते हैं और इस एसिड का नाम NCERT में कहीं भी मेंशन नहीं है, मगर एक बार ये एंट्रेंस में आ रखा है कि अगर ये एसिड होता तो इसका नाम क्या होता। अब इसी बात ध्यान रखना कि कोई भी एनाइन हो, कोई भी जमाने भर का कोई भी एनाइन हो, और अगर उसके पहले तुम सोडियम पोटेशियम लगा सकते है ना, जैसे Cr2O7 के पहले अगर तुमने सोडियम लगा दी या पोटेशियम लगा दी, अगर हम सोडियम और पोटेशियम लगा सकते तो थ्योरेटिकली वहाँ पे हाइड्रोजन भी लगा सकते। और हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि हाइड्रोजन लगाई तो एसिड का नाम क्या होगा। प्रॉब्लम ये होती है कि हमने पीरियोडिक टेबल या केमिकल बॉन्डिंग के अंदर 2-4 एसिड के नाम पढ़े, लेकिन हम ये कभी नहीं सोचते कि अगर किसी चीज़ ने सॉल्ट बनाई तो सॉल्ट आसमान से तो नहीं आई होगी ना, एसिड बेस कॉम्बिनेशन से बनी। तो वो एसिड कौन सा है जिसने ये सॉल्ट जनरेट करी, और ये तरीका है, आपने सोडियम हटाई, पोटेशियम हटाई, जो मोनोवेलेंट आयंस है उनको हटाई और वहाँ पर हाइड्रोजन डाली और ये चेक करा कि कौन सी एसिड जनरेट हो सकती है।